तब नैनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में हैं, अब चल रहा सुखद यह मलयवाद, अब जागो जीवन के प्रभात। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल विक्रम सिंह आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नया अध्याय, और जहां पर हम लोगों के सामने आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा अध्याय 3 क्लास 12 मुद्रा एवं बैंकिंग। इसको मनी एंड बैंकिंग भी कहते हैं। और यहां से आज हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए इस अध्याय में, उसका नाम है मनी अर्थात मुद्रा। मुद्रा की बात अगर हम करें तो मुद्रा का एक लंबा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारत में अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में जब यवनों का आक्रमण होता है तो वहां से लेकर के कुषाण, जिसको आप कनिष्क के रूप में जानते हैं, इनके बाद भी सातवाहन, और सातवाहन के बाद गुप्त जो नरेश हुए, समुद्रगुप्त से लेकर के स्कंदगुप्त वगैरह, इन सब ने मुद्रा पे काफी वर्क किया। स्टार्ट यवनों के समय से होता है, जहां पर हम लोगों को दिखाई देता है कि ये जो मुद्राएं थी, जो कॉइन्स मिले, सोने के मुद्राएं आगे चली। बीच में आपने देखा कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। और अगर हम लोग मिलावटी धातुओं की बात करें तो जैसे जैसे सामंतवाद बढ़ता गया, भूमि अनुदान बढ़ता गया, वैसे वैसे गुप्त नरेशों के समय में जब डिक्लाइन का टाइम था तो उसमें मिलावटी सिक्के भी दिखाई देते हैं। आइए हम लोग इधर आते हैं तो मेडिवल टाइम पीरियड में हमने ये देखा कि ये शेरशाह सूरी वाला जो टाइम था, जब मुगल वंश था, तो जब हुमायूं को रिप्लेस करके शेरशाह आता है, उसने भी ठीक ठाक मनी का अपना वो कॉन्सेप्ट दिया, और जिसे आगे चल करके जब अंग्रेज भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने उसको कॉपी कर लिया। तो ये तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। आइए हम लोग अपने विषय पर आते हैं, इतिहास को किनारे करते हुए इकोनॉमिक्स में। तो जो मुद्रा है डियर, वो मुद्रा कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सुखमय, हैप्पीनेस वाला जीवन देती है। कैसे देती है, आइए वन बाय वन बात करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि हम लोग देखेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इस कंडीशन में है कि ये जो मुद्रा है ना, मुद्रा की कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये मुद्रा का अर्थ कहीं ना कहीं हमको दिखाई पड़ता है। और मुद्रा के अर्थ में हमको सबसे पहले बात करनी है कि मुद्रा का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। और मनी के बाद हम लोग बात करेंगे उसकी परिभाषा। विद्वानों ने, मार्शल ने, पिगू ने, या अलग अलग विद्वानों ने, चाहे रॉबर्टसन हो, कैसे इसको परिभाषित किया। तो एक क्वेश्चन तो यहां से टूट जाता है कि मनी का अर्थ क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, और आगे बनता है इसके बाद कि उसकी परिभाषाएं। तो अर्थ हो गया, परिभाषाएं हो गई, फिर आता है मुद्रा के प्रकार। और मुद्रा के प्रकारों के बाद अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है तो बनता है कहीं ना कहीं कि ये इसके वर्ग क्या है। और वर्गों में भी हम लोग अलग अलग वर्ग को बांटेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और आकस्मिक, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य और आकस्मिक कार्य या अन्य कार्य। इस रूप में हम लोग पूरा लेके चलेंगे, अंत तक बने रहिए। और अंत में हमने संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, मुद्रा से संबंधित एमसीक्यू भी रख रखे हैं जो विगत वर्षों में आए हैं। तो इस अर्थ में हम लोग चलते हैं, मुद्रा का अर्थ देखते हैं। हमने कहा कि मुद्रा जो है मानव जीवन को सुखमय बनाता है। कैसे बनाती है मुद्रा? अब हम लोग ये देखेंगे कि ये ऐसा साधन है मुद्रा जिसके द्वारा वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का मतलब क्या हुआ, जो पहले हम एक चीज देते थे और दूसरा ले लेते थे, तो वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी उसे रिप्लेस करके आज मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम बन गई। तो मुद्रा विनिमय का कार्य करती है, लेन देन का कार्य करती है, और कहीं ना कहीं बाजार की समस्त क्रियाएं मुद्रा संपादित करती है। तो ये मानव निर्मित ऐसा साधन है जो विनिमय को सुचारू रूप से संचालित करता। सिंपल शब्दों में आप यही बता सकते हैं, और यहां पे किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुद्रा मानव निर्मित है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। एक साधन है, ये भी बात है। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है कि हम लोग पहले जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी, एंशिएंट टाइम पीरियड में, प्राचीन काल में, तो हम लोग अगर किसी के यहाँ चावल होता था तो चावल देता था, जिसके यहाँ दाल होती थी वो दाल उसके बदले दे देता था। ऐसे ही किसी के यहाँ गुड़ होता था तो गुड़ लेकर के, और किसी ने कोई भी चीज, मान लो धनिया हो गई तो धनिया लेन देन हो गया। किसी भी प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज,
उसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली जानते थे। लेकिन जब मुद्रा आई तो वस्तु आई हमारे सामने, मान लीजिए एक मोबाइल ही है, तो मोबाइल का कुछ मूल्य हो गया और मोबाइल मैंने ली और उसके बदले में उतनी मुद्रा मैंने दे दी। तो विनिमय का माध्यम मतलब मार्केट की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं लेन देन की, वह मुद्रा ही संचालित कर रही है। इस तरीके से मुद्रा ने मानव जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया और सुखमय बना दिया। आइए देखते हैं और क्या बातें हैं। तो जो मुद्रा विनिमय में, वस्तु विनिमय में जो कठिनाइयां थी उसे दूर कर दिया। वस्तु विनिमय में जो कठिनाइयां थी, जैसे कोई कहता था कि भाई मैंने इतना चावल दिया था, आपने इतनी ही दाल दी। किसी ने कहा नहीं, मेरे चावल जो था उसका किस्म, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आपके चावल की, आपके दाल की क्वालिटी कम थी, इसीलिए ये चीज़ें हुई। तो कम ज़्यादा मतलब नफ़ा जो होता था, या आप लाभ और हानि कहें, तो एक दूसरे को लगता था कि सही उसका मापन नहीं हो सका। तो मुद्रा ने सही मापन, सही मूल्यांकन, सही मूल्य संचय की बात भी कर डाली। अर्थात जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी कमियां थीं, लोगों को लाभ या हानि हो जाता था, वो आज एग्जैक्ट हो गया, कहीं भी उसमें कोई दुविधा नहीं रही। तो मानव जीवन में जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसकी सारी की सारी समस्याओं को दूर करते हुए अनेक असुविधाओं से बचाया, और बचाने के बाद मानव जीवन को सुखमय और सुगम बना दिया। ये है मुद्रा। अर्थात हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं, मुद्रा मानव निर्मित साधन है, और ऐसा साधन जिसके द्वारा वस्तु विनिमय की जगह पर हम लोग मार्केट के सभी प्रकार की क्रियाओं का संपादन करते हैं। इसने मनुष्य को सुगम और सुखमय जीवन प्रदान किया। जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी कठिनाइयां आती थी, हानि लाभ जैसी, आज हम मुद्रा के द्वारा विनिमय और मुद्रा के द्वारा मूल्य संचय, मुद्रा के द्वारा भी हम पूंजी का संचय कर सकते हैं, सही मापन कर सकते हैं किसी वस्तु के मूल्य का। ये हो गया मुद्रा का अर्थ। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मुद्रा का विकास क्रमिक रूप में हुआ। अभी हमने बताया आपको कि इसका एक क्रमिक विकास है। पहले हम वस्तु विनिमय पे थे। आप अगर हड़प्पा वाले में जाएं तो कुछ मिली हैं आपको शिल्प के रूप में, लेकिन उसके बाद में वैदिक में आए तो कृषि रही, अघन्या कही जाने वाली गाय थी। कृषि आगे बढ़ी, वहाँ भी मुद्रा की बात नहीं थी, वस्तु विनिमय ही थी। आगे आगे जैसे महाजनपद, अशोक और उसके आगे बढ़े, तो मैंने आपको बताया मुद्रा कब आई, उसका एंशिएंट बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ मुद्रा की बात अगर कही जा रही है तो क्रमिक विकास के रूप में हमने कहा, प्रारंभ में वस्तु विनिमय बिल्कुल सही है, और जो आज में बदल करके पत्र मुद्रा और पत्र मुद्रा से शाख मुद्रा की अवस्था तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक पिक्चर है, इसके पास मुर्गे हैं, ठीक है, और इसने इसको दे दिया, और इसके पास कुछ फ्रूट्स हैं, इसने इसके बदले फ्रूट्स दे दिया। इसको एक्सचेंज कहते हैं या विनिमय कहते हैं। और कैसा विनिमय? वस्तु विनिमय। क्या है? वस्तु विनिमय है। तो कभी भी आपसे वस्तु विनिमय कोई कहे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन। हाँ, कठिनाइयां क्या थी? किसी, हमने बताया ना कि कोई अच्छी क्वालिटी वाला देता, कोई लो क्वालिटी वाला, तो उसमें लोगों को लगता था कि हानि है। इसी की जगह जब मुद्रा ने ले लिया तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, और किसी भी तरीके से कोई लेखा में दिक्कत नहीं हुई, कोई संचय में दिक्कत नहीं हुई, मूल्य मापन में दिक्कत नहीं हुई, और विनिमय लेन देन आसानी से चलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मुद्रा का डेवलपमेंट रहा कि ये पत्र मुद्रा में जो करेंसी आपके हाथ में होती है आरबीआई वाली, वहां से लेकर के शाख मुद्रा, मतलब बैंक आपको उधार देते हैं ग्राहकों को अपने, वहां तक की बात चलती रही। आज आप जानते हैं प्लास्टिक कॉइन भी आ गई है, आगे हम चर्चा करने वाले, जिसको हम एटीएम कहते हैं। एटीएम के रूप में हम लोग बात डेबिट और क्रेडिट कार्ड के रूप में हम देखते हैं, कभी भी ले सकते हैं। तो ये प्लास्टिक वाले में आ गई, प्लास्टिक मुद्रा तक की बात। अब डिजिटल करेंसी भी आज के युग में आ गई है। ये भी मुद्रा के कहीं ना कहीं प्रकार या रूप में देखा जा सकता है। यहाँ देखिए आपको बहुत सारी करेंसी दिख रही होंगी। इसमें कुछ कॉइन्स हैं, जैसे 1 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, और ये हो गई आपकी पत्र मुद्रा, कागजी मुद्रा। किस तरीके से मुद्रा ने अपने स्वरूपों को बदलते हुए आज कहीं ना कहीं पत्र मुद्रा से प्लास्टिक मुद्रा, शाख जिसको उधार कहते हैं, और इसके बाद में डिजिटल करेंसी की तरफ भी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मुद्रा की परिभाषा विद्वानों ने कैसे दी है, और कौन कौन से विद्वान हैं जो मुद्रा को परिभाषित कर रहे हैं। आइए देखते हैं मुद्रा की परिभाषा कैसे।
तो सबसे पहले हार्टले विदर्स साहब को देखेंगे। हार्टले विदर्स ने क्या कहा है, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मुद्रा वही जो मुद्रा का काम करे, मुद्रा वही जो मुद्रा का काम करे। लग तो रही परिभाषा बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत विस्तृत टाइप में है। क्या है ये परिभाषा, बहुत विस्तृत है। अच्छा, इसे आप बिल्कुल 100% है कि आप लिख सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बोर्ड एग्जाम में ये लिख सकते हो, इसके लिए मैंने इंग्लिश भी रख रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लिख सकते हो तो ये बहुत बेहतरीन आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। कैसे? मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वही है जो मनी का काम करे, ये हार्टले विदर्स साहब बता रहे हैं। क्लियर? अब इसी तरीके से इस परिभाषा के दायरे में पत्र मुद्रा, चेक, ड्राफ्ट, ये सारी चीजें आ गई और इसे मुद्रा की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि पत्र मुद्रा, चेक या ड्राफ्ट में एक नोट करके मैंने लिखा, ये क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है जरा देखिए, और मैंने एमसीक्यू में भी रख रखा है। यहां ध्यान दीजिएगा तो एमसीक्यू आपसे बेहतर तरीके से हो जाएगा। कैसे? ड्राफ्ट या चेक, ये दोनों मुद्रा है, लेकिन ये मुद्रा नहीं है। अब ये नहीं है ड्राफ्ट और चेक, क्यों नहीं है जरा देखते हैं। क्योंकि उनमें सर्वमान्यता के गुण का अभाव है। सर्वमान्यता का गुण मतलब अगर जनरल एक्सेप्टेंस हो जाएगा, सभी लोग उसको मान लेंगे, स्वीकृति दे देंगे, वो यूज में आ जाएगा तो बहुत अच्छा। चेक और ड्राफ्ट कुछ ही विभाग हैं या विभागीय प्रणाली में हम इसको देख सकते हैं, ना कि हम चेक लेकर के एक रिक्शे वाले से बात करेंगे, ऐसा नहीं है। ड्राफ्ट लेकर के एक सब्जी वाले से बात करें तो जनरल एक्सेप्टेंस जिसका होता है, सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लें ऐसा मुद्रा मनी के रूप में, तो ये माना जाएगा। लेकिन इसको कहीं ना कहीं ड्राफ्ट या चेक को मुद्रा के रूप में नहीं माना गया है। इसका कारण क्या है तो मुद्रा, लेकिन जनरल एक्सेप्टेंस ना होने के कारण सर्वमान्य गुण का अभाव है इसमें। तो आई होप आपको हार्टले विदर्स साहब की बात समझ में आ रही होगी कि मुद्रा वही जो मुद्रा का कार्य करे। क्लियर? अब इन्होंने इसको विस्तृत रूप में बताया कि पत्र मुद्रा, चेक मुद्रा या ड्राफ्ट कुछ भी आ सकते हैं इस श्रेणी में। क्लियर है? ये नोट वाली बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी और इसको रखना है अपने पास। अब देखिए, आपको हमने दिखाया ये बैंक ड्राफ्ट की बात है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये आप देख लीजिए, और यहाँ कहीं ना कहीं चेक की भी बात है, आप चेक को भी देख लीजिए। इसका जनरल एक्सेप्टेंस नहीं है। आप देखते हो चेक कुछ ही रूपों में दिया जा सकता है, ड्राफ्ट कुछ ही विभागों में दिया जा सकता है, जहाँ कहते हैं ड्राफ्ट के द्वारा हमको भुगतान करें। तो इस रूप में बात होती है। सब्जी वाले, रिक्शे वाले को या हम लोग कहीं शॉपिंग करें तो उसको ड्राफ्ट बना के नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब आती है बात मार्शल साहब की। मार्शल साहब अपने शब्दों में इसको परिभाषित करते हैं और क्या कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमती है। तो एक ये धुरी पॉइंट है मुद्रा, मनी, और जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था राउंड कर रही, घूम रही। अर्थ मतलब क्या हुआ? इनके कहने का मतलब था, इनके कहने का सीधा सीधा जो मतलब था वो ये था कि ये तो मनी है, इसको हम मनी मान लें, और मनी के चारों ओर अर्थव्यवस्था कैसे घूमेगी? इन्होंने कहा कि इसी के द्वारा तो सारे कार्य होते हैं, चाहे विनिमय का कार्य हो, चाहे विनिमय का कार्य हो, चाहे वस्तु निर्माण का कार्य हो। वस्तु निर्माण का मतलब क्या हुआ कि कहीं चाहे उद्योग का बात हो, चाहे आधारभूत संरचना हो, आधारभूत संरचना की बात हो, इंफ्रा मतलब स्कूल से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, रेलवे और सड़क से लेकर के, बंदरगाह से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, ये सारी इंफ्रा में आते हैं। इनका निर्माण भी मुद्रा के ही द्वारा होता है। इसके बाद में अगर हम विनिमय की बात करें, निर्माण की बात करें या कुटीर उद्योगों की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें, व्यापार की बात करें, आयात निर्यात की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुद्रा के ही चारों तरफ तो घूमती हैं। इसलिए इन्होंने कहा, मार्शल साहब ने, कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर इकोनॉमी घूमती रहती है, अर्थव्यवस्था घूमती है। तीसरी परिभाषा में रॉबर्टसन साहब आते हैं। ये क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। मुद्रा वह वस्तु है, ध्यान रखना, इन्होंने कहा मुद्रा वह वस्तु है जिसका प्रयोग एक ऐसी किसी भी वस्तु के लिए किया जाता है। कैसी? किसी भी वस्तु के लिए। यह वह वस्तु है जिसका प्रयोग किसी भी
ऐसी किसी भी वस्तु के लिए किया जाता है जो वस्तुओं के मूल्य के भुगतान, जो वस्तुओं के मूल्य जो हम लोग ले रहे हैं, वस्तु मार्केट में जो खरीद रहे हैं, उसके भुगतान के लिए, उसके एवज में, उसकी जगह जो हम भुगतान कर रहे हैं के भुगतान या अन्य व्यावसायिक दायित्वों, जो भी हम व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, को निपटाने में एक व्यापक रूप से अपनी भूमिका अदा करती है या रूप से स्वीकार की जाती है। इन्होंने कहा कोई भी व्यावसायिक कार्य हो और या फिर वस्तुओं का विनिमय हो, एक वस्तुओं के लेने पर वस्तु के मूल्य के बराबर उसको भुगतान करना भी मुद्रा के ही द्वारा किया जाता है, ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर रॉबर्टसन। आपको 3 हमने परिभाषाएं दी, और जिसमें अगर आपने मार्शल साहब को देखा होगा तो इन्होंने कहा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमती है। हटले बिदर साहब कह रहे हैं कि मुद्रा वही जो मुद्रा का कार्य करे, दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा रॉबर्टसन साहब कह रहे हैं कि मुद्रा वह वस्तु है, वह साधन है जिसके द्वारा वस्तु का विनिमय या वस्तु विनिमय में भुगतान या कोई भी व्यावसायिक कार्य को निपटाने के गुण होते हैं, रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई मुद्रा का अर्थ और मुद्रा की परिभाषाएं। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। जब भी बोर्ड का एग्जाम बनता है, में पूछा जाता है, तो वहां क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है कि मुद्रा का अर्थ बताएं, 2 मार्क्स वाले में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और या फिर बनता है कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए। अगर ये लॉन्ग टाइप में कन्वर्ट हो गया तो पूछा मुद्रा का अर्थ बताते उसकी परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए या उसे परिभाषित किए। तो इन 3 विद्वानों की परिभाषाएं सफिशिएंट है आपका एक लॉन्ग टाइप आंसर लिखने में। आइए हम लोग देखते हैं मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं, और मुद्रा के कार्य से पहले मुद्रा के प्रकार। अब देखिए मुद्रा के प्रकार में क्या है कि मुद्रा के प्रकार क्या है। तो मुद्रा के हम लोग यहाँ 3 प्रकार देख रहे हैं। एक तो है कमोडिटी मनी, दूसरा है फिएट मनी, और तीसरा हम लेकर के आए हैं बैंक मनी। तो ये जो 3 मुद्रा के प्रकार हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो है बैंक मनी, बैंक मनी क्या है, और दूसरा है फिएट मनी। फिएट मनी की भी हम बात करेंगे 1 बाय 1। बहुत साधारण से शब्दों में हमने परिभाषित करने का प्रयास किया है, ध्यान दीजिएगा, और यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आगे, आज ही नहीं आगे तक बनते रहेंगे। इसलिए ये टॉपिक अपने आप में कहीं ना कहीं चूंकि हमारे डेली लाइफ से यूज वाला है, रिलेटेड है, इसलिए मुद्रा बैंकिंग को छोड़ करके अर्थशास्त्र की बात की ही नहीं जा सकती। आइए हम लोग समझते हैं मुद्रा के प्रकार। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी यहां लिखा हुआ, कमोडिटी मनी एक वस्तु है। कैसी वस्तु है भाई? जिसका मूल्य पैसे के मूल्य के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर हमने सोना दे दिया, हमने चांदी दे दिया, तो लोग कहेंगे हाँ भाई पैसा मिल गया। मतलब ऐसी सभी वस्तुएं जिसका अपने आप में आंतरिक मूल्य भी होता है। आंतरिक मूल्य का मतलब है कि अगर हमने एक एसेट दे दिया चल अचल संपत्ति के रूप में, तो उसके बदले में हमको वो चल संपत्ति होगी जिसके बदले में हमको रुपया मिल जाए। अब इसमें हम सोना चांदी भी रख सकते हैं, इसमें हम अनाज भी रख सकते हैं। किसान ने अगर 15 कुंटल 20 कुंटल अगर गेहूं दिया, चावल दिया, तो उसके बदले में उसको उतनी रुपया मिल जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कमोडिटी क्या है? कमोडिटी भी मनी है, जो एक वस्तु जिसका मूल्य पैसे के मूल्य के रूप में कार्य करता है। ये वस्तुएं ही होती हैं। अब सोने का सिक्का भी एक कमोडिटी मनी है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है ये। और ऐसे चांदी का भी सिक्का हो सकता है, वस्तुएं भी हो सकती हैं, वस्तु भी हो सकती है। आप एग्जाम्पल में और लिख लो, वस्तुएं हो सकती हैं और जिसका अपने में आंतरिक अपना मूल्य हो, आंतरिक मूल्य शामिल हो, इसलिए वो कमोडिटी मनी कही जा सकती है। वस्तुएं हो जाएंगी। अब देखिए अधिकांश देशों में कमोडिटी मनी को फिएट मनी के रूप में बदल दिया गया है। फिएट मनी और कमोडिटी मनी क्या है आगे हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन अधिकांश देशों ने कमोडिटी मनी को फिएट मनी में कन्वर्ट कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो फिएट मनी क्या है। फिएट मनी के रूप में जितनी भी चीजें सरकार जारी करती है, सरकार का जिस पर क्या होता है नियंत्रण होता है, सरकार के ही द्वारा कहने पर वो जारी की जाती हैं। आरबीआई के द्वारा जो अपना केंद्रीय बैंक है उसे हम कहीं ना कहीं फिएट मनी के रूप में देखते हैं। फिएट मनी सरकार द्वारा समर्थित नोट और सिक्के होते हैं। सीधी सीधी बात है, फिएट मनी कौन?
तो सरकार जिसका समर्थन करे, सरकार जिसे अप्रूव करे, सरकार जिसे कानूनी मान्यता दे, वे सभी नोट और सभी सिक्के ही क्या हो जाएंगे, फिएट मनी के रूप में हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हुई। कमोडिटी मनी को फिएट मनी में सभी अधिकतर देशों ने कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि सभी जो कमोडिटीज थी, वस्तुएं थी, सोना था, चांदी का एसेट था, वो सब रुपए में कन्वर्ट हो चुका है। और रुपया क्या है, जिसको हम लोगों ने कहा फिएट मनी। तो फिएट मनी जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। भारत के संदर्भ में आरबीआई जिन्हें जारी करता है वो सिक्के या नोट सभी फिएट मनी में आएंगे। क्लियर है। अब देखिए यहां बात कर रही है बैंक मनी की। अब बैंक मनी क्या होती है, आइए समझते हैं। बैंक मनी में आप ये सारी चीजें देख रहे होंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड आपके सामने है, एटीएम कार्ड। तो बैंक मनी वह मनी है जिसमें वाणिज्यिक बैंक ध्यान रखना, वाणिज्यिक बैंक जितने भी बैंक हैं वाणिज्य में, आरबीआई को छोड़ करके, वह सभी बैंकिंग प्रणाली में प्रयुक्त ऋण जो होता है और मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट और साख, डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ साख मतलब जो उधार देते हैं और जितना हम लोग जमा किए होते हैं। ये ध्यान रखना कि इसमें हमको दिखाई नहीं देता हाथ में पैसा, लेकिन अगर हम ऑनलाइन चेक करें अपने अकाउंट में तो पैसा दिखता है। क्लियर है। बैंक भी आपको पैसा दे देता है, तो इसलिए इसको हम इस रूप में प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में भी हम लोग इसको देख सकते हैं, भुगतान के रूप में हम कर भी सकते हैं, इसलिए इसको हम बैंक मनी के रूप में रखते हैं। आई होप आपको तीनों मुद्राएं समझ में आएंगी। इसको कुछ विद्वानों ने अलग अलग प्रकार में ही बांटा है, उसके बनावट के आधार पे। कागजी मुद्रा करेंसी हो जाएगी, धातु मुद्रा भी बताई जाती है जिसमें हम सिक्कों के रखते हैं, और प्लास्टिक मुद्रा भी होती है जिसमें हमको डिजिटल के रूप में हम लोग देखते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में भी हम देखते हैं। तो एक तो प्लास्टिक मनी भी हो गई, डिजिटल मनी भी हो गई, और डिजिटल के बाद में हमने कहा कि वह धातु मुद्रा और कहीं ना कहीं करेंसी वाली भी बात होती है। ये बनावट के आधार पर भी मुद्रा के 4 रूप देखे जा सकते हैं। और यहां पर हमने 3 मुद्राओं की बात की। एक तो हो गई कमोडिटी मनी, जो वस्तुओं के मूल्य, जिसका आंतरिक मूल्य शामिल होता है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के या वस्तुएं, जिनकी जगह पर अगर हम दें उसकी जगह पे हमें मूल्य पैसे के रूप में, करेंसी के रूप में मिल जाता है, कमोडिटी हो गई। दूसरी बात है फिएट मनी। फिएट मनी में अगर हम लोग बात करें तो फिएट मनी हमारे पास जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, जो भी सरकार के कहने पे जो सिक्के और करेंसी जारी किए तो वो फिएट मनी में होती हैं। और तीसरी बात थी बैंक मनी, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो साख निर्माण किया जाता है, उधार दिया जाता है अपने कस्टमर्स को, और साथ साथ जो कस्टमर ने जमा कर रखा डिमांड डिपॉजिट। ये बात क्लियर हो गई होगी कि मनी के ये रूप आई होप आपको क्लियर होंगे। अगर यहाँ से छोटे क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय टूटते हैं तो एक एक दो दो लाइन में आप लिख करके विद एग्जाम्पल क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा के कार्य क्या है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, तो इसे हमको कहीं से कहीं तक छोड़ना नहीं है कि मुद्रा के कार्य क्या है। तो सबसे पहला अगर कार्य देखें फर्स्ट, तो यह है मुख्य कार्य, प्राइमरी। दूसरा अगर कार्य देखें तो यहां द्वितीय कार्य, ये सेकंड है। तीसरा कार्य अगर है तो तीसरा कार्य है आकस्मिक कार्य, और आकस्मिक कार्य में भी हमको ये दिखाई देता है बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए, विनिमय का माध्यम है पहला कार्य। क्या है मुख्य कार्य? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम मैंने अभी भी कहा था कि जब हम लोग लेन देन करते हैं तो लेन देन में जो भी ट्रांजैक्शन होता है मुद्रा के ही रूप में होता है, इसलिए ये विनिमय का माध्यम है। बाजार की समस्त क्रियाएं, लेन देन की, व्यापार की समस्त क्रियाएं मुद्रा के प्राथमिक कार्य में होंगी, विनिमय का माध्यम है। दूसरा पॉइंट है मूल्य का मापक। जैसे हम लोग कपड़े को मापते हैं मीटर में, टेप के द्वारा, जैसे हम लोग द्रव को नापते हैं लीटर में, दूरी को माप लेते हैं किलोमीटर में, मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में, मिनट में, घड़ी के द्वारा, उसी तरीके से मूल्य का मापन भी करती है मुद्रा। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मूल्य का अगर मापन करना है तो वो मुद्रा करती है, और मुद्रा किस रूप में करती है आइए जानेंगे। फिर क्या होता है मूल्य संचय। कहीं ना कहीं हम लोग मूल्य का संचय भी करते हैं। कैसे करते हैं?
हमने अगर एक प्रॉपर्टी बेची या कुछ चीजें हमने लाभ मिला तो उसको हम पैसे के रूप में पूंजी के तरीके से संचित कह सकते हैं, कैपिटल बना सकते हैं। अगर वस्तुओं को हमको इकट्ठा करना हो जाए कि पता चले कि हमको इतने अनाज ही इकट्ठा कर तो कहाँ रखेंगे, लेकिन अगर मुद्रा के रूप में वो अनाज हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो पैसे को जितना चाहे उतना रख सकते हैं। अगर 1 किलो अनाज रखना तो उसका वजन भी बढ़ेगा और 1 किलो पैसे में वो कहीं भी रख सकते हो और ज़्यादा पैसा आ जाएगा। भाई 500 की नोट है, 2 हज़ार वाली है, तो इस रूप में वो पैसा ज़्यादा दिखाई देता है। अर्थात पूंजी का संचय भी इसके द्वारा होता है, जिसको मूल्य का संचय कहा गया है। किसकी अपेक्षा? वस्तु की अपेक्षा मूल्य के रूप में, पैसे के रूप में उसका संचय अच्छा होता है, मतलब पूंजी निर्माण होता है मुद्रा के द्वारा। ये द्वितीय कार्य में आएंगे। फिर है मूल्य का हस्तांतरण, मतलब एक जगह से हम दूसरे जगह भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक संपत्ति को हम दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, तो यह भी मुद्रा के द्वारा ही संपन्न होता है। भुगतान का मापन, हमको कितना पैसा किसने ऋण दिया, उस पर कितना ब्याज लगा, यह भी मुद्रा के द्वारा ही संपन्न होता है। मुद्रा ने सारी चीजों को क्लियर कर दिया, कहीं किसी को भी लाभ या हानि की संभावना नहीं रही, बिल्कुल डेटा के द्वारा यह विश्लेषण हो जाता है, क्लियर हो जाता कि हमको कितना पैसा मिला था, उस पर कितना हमको ब्याज अदा करना है। तो इसका मतलब हो गया कि जो भुगतान करना है उसका भी मापदंड हो गया कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो 5% हम कितना देंगे, ये बात क्लियर होनी। 100 रुपए का 5% तो आदमी जानता हमको 5% 5 रुपए देना है, क्लियर। तो ये भी द्वितीय कार्य में हो गए मूल्य का संचय, पूंजी निर्माण। मूल्य हस्तांतरण एक जगह से दूसरा भी हो सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। विलंबित भुगतान का मतलब जो हमने इंटरेस्ट लिया, ब्याज लिया, हम ये समझ सकते हैं उसका मापन कैसे होगा, किस तरीके से कितना भुगतान करना है, ये भी मुद्रा संपन्न करती है। फिर आता है आकस्मिक कार्य, राष्ट्रीय आय का विवरण, जीडीपी वाली बात, जीएनपी वाली बात। साख का आधार, बैंक आपको अपने ग्राहकों को पैसा प्रदान करते हैं, ऋण देते हैं। पूंजी को सामान्य आधार प्रदान करना, भाई सिंपल सी बात है कि हम लोग पूंजी के भी रूप में भी इसको कलेक्ट करते हैं। ये सारी बातें थी, आइए 1 बाय 1 इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन, मुद्रा का प्राथमिक कार्य और प्राथमिक मुख्य कार्य। ऐसा कार्य जिसका संपादन मुद्रा हर एक देश में हर एक काल परिस्थिति में करती है, उसे मुख्य कार्य कहते हैं। और 2 ही मुख्य कार्य हमने बताए हैं। पहला है विनिमय का माध्यम, ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा वस्तुओं के लेन देन और विनिमय में हमारी सहायता करती है, वस्तु के लेन देन को ही विनिमय कहते हैं। अर्थात वस्तु को बेचा जाता है या खरीदा जाता है। तो विनिमय में केवल 2 ही बातें आ गई कि भाई सिंपल मेथड में विनिमय क्या है, तो विनिमय में हमको 2 चीजें दिखाई देती हैं। एक तो भाई लेना, मतलब वस्तु बेचना है, और दूसरा बंदा क्या कर रहा है? वस्तु को खरीदना है। तो ये 2 चीजें हो गई, चाहे वस्तु बिक रही है चाहे वस्तु खरीदी जा रही है, आप कह लें दूसरे शब्दों में, तो ये विनिमय हो गया वस्तुओं का, ठीक है। तो मुद्रा यह काम भी करती है, वस्तु विनिमय। दूसरा पॉइंट है मूल्य का मापक। यह एक सामान्य मापदंड है जिसके द्वारा वस्तु और सेवा सभी का मूल्य आंका जा सकता है। यूनिट ऑफ अकाउंट, कहीं ना कहीं जो भी आपको सेवा दे रहा है, कह रहा है कि एक बंदा 8 घंटे काम करके चला गया, मान लो आपने किसी वर्कर को रखा, मजदूर को रखा, तो उसका पेमेंट कैसे? 8 घंटे में उसकी जितनी ड्यूटी उसको आपने दे दिया। अगर कोई पुलिसमैन, अगर कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रदान करने वाला डॉक्टर है, उसको भी गवर्नमेंट पैसा देती है। क्यों देती है? मतलब उसने सेवा प्रदान की और सेवा के बदले उसको भुगतान हुआ। तो कहीं ना कहीं मूल्य का मापन भी है। कोई 1 किलो चावल देता है तो उसके बदले क्लियर हो गया 1 किलो चावल का दाम कितना है, उतना पैसा उसे मिल जाए। तो इसे कहते हैं मूल्य का मापन। और मूल्य का मापन भी करती है और विनिमय का माध्यम भी है। ये उसके प्राइमरी कार्य हो गए, मुख्य कार्य हो गए। किसी देश, किसी परिस्थिति में मुख्य कार्य हमेशा मुद्रा के ये दोनों रहेंगे, विनिमय और विनिमय के बाद मूल्य का मापन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूल्य का मापन कैसे? तो जैसे वजन के लिए हम किलोग्राम और कपड़े के लिए हम लोग किसकी बात कर देते हैं? मीटर की। उसी तरीके से वस्तु के मूल्य के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वस्तु के मूल्य के लिए, मूल्य निर्धारण के लिए हम मुद्रा का उपयोग करते हैं। तो सेवा के लिए, जो सेवाएं हमको मिलती, सर्विस,
कि मूल्य निर्धारण के लिए भी हम मुद्रा का उपयोग करते हैं, मुद्रा आधार होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा कार्य है द्वितीयक कार्य, और द्वितीयक कार्य में सेकेंडरी फंक्शन में मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये स्टोर ऑफ वैल्यू है क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हो गया कि मुद्रा मूल्य संचय का कार्य करती है। मुद्रा के मूल्य अर्थात धन संपत्ति की बड़ी मात्रा का संग्रह किया जाता है। बड़ी मात्रा का संग्रह अगर वस्तुओं के रूप में करना हो तो न कर मिले। पहले वस्तु विनिमय होता था, कितनी वस्तुएं रखी है, वस्तु खराब भी हो सकती है, वस्तुओं पर मौसम का भी प्रभाव पड़ सकता है, वस्तुओं को लोग चुरा भी सकते हैं। ऐसा भी देखा जाए कि भाई वस्तुएं बहुत ज़्यादा हैं, जब मकान ज़्यादा हो जाए गाड़ी ज़्यादा दिखने लगती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम मूल्य संचय की बात करें, जहाँ वस्तुओं के रूप में इसका कार्य कठिन हो जाता था, जबकि मूल मुद्रा के रूप में यह कार्य सुगमता से हो जाता है। क्या? मुद्रा मूल्य संचय का कार्य करती है। मुद्रा के रूप में धन संपत्ति को बड़ी मात्रा में संग्रह मतलब इकट्ठा किया जा सकता है। संग्रह करना का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लिया गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम मुद्रा के रूप में बड़ी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। वस्तु के रूप में जो कार्य कठिन था, मुद्रा के रूप में सही होगा। तो मूल्य संचय वाली अगर हम लोग बात करें तो यह भी मुद्रा के कार्य में आता है, लेकिन द्वितीयक कार्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में मूल्य हस्तांतरण, मैंने अभी आपको बताया ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने मूल्य का या धन का ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी मुद्रा के माध्यम। यहाँ जमीन बेच दी, वहाँ खरीद ली उतने पैसे में, यहाँ कार बेच दी, वहाँ उतने में कार खरीद ली। तो ये चीज़ें होती हैं, इसी को मूल्य हस्तांतरण भी कहते हैं। और ये चल संपत्ति, अचल संपत्ति या वस्तुओं को बेचकर दूसरी जगह उसे खरीदा जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में कि मुद्रा के कार्य बताइए, वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और आकस्मिक कार्य। क्लियर है? फिर चलिए बढ़ते हैं। विलंबित भुगतान क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ द डिफरेंट पेमेंट्स। डिफरेंट पेमेंट्स में आज विलंबित भुगतान, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था, चाहे वो ऋण हो चाहे उसे उधार कहते हैं, इसे आसानी रूप में, बहुत आसान, इजी गोइंग मापा जा सकता है। कोई इसका मापन कर सकता, भैया हमने कितना उधार दिया था, अब हमको उस पर ब्याज के साथ साथ कितना पैसा पेमेंट करना है, आपको देना है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं, जहां वस्तु विनिमय के द्वारा ये कार्य कठिन था, आज मुद्रा के रूप में ये कार्य आसान हो गया। कोई बेईमानी नहीं कर सकता है, कोई दलाली नहीं कर सकता कि पहले से फिक्स है 10%, 5% और किसी पूरे पूंजी का कितना परसेंट आपको अदा करना है जो ऋण ले लिया है। तो इस तरीके से यहाँ लिखा विलंबित भुगतान का मापदंड, जो आपको भुगतान करना था, जिस पर आपने ऋण लिया था, किसी ने भी किसी को दिया हो, बैंक ने अपने ग्राहक को दिया हो, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को दिया हो, तो कहीं ना कहीं ये बात डिसाइड हो जाती है, भाई 5% है या 10% है, मैथ के अनुसार इतना परसेंट पैसा हुआ, 1 लाख रुपए इतना बना, 5,000 आपको देना है, तो 1,05,000 रुपये आप भुगतान कर दिए। कैसे संभव हुआ? मुद्रा के ही द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और बात करते हैं आकस्मिक कार्य, कंटीजेंट फंक्शन। राष्ट्रीय आय का विवरण, उत्पादन की प्रक्रिया में जो साधन सहयोग करते हैं और प्रयास करते हैं कि ये सारे प्रक्रियाएं उत्पादन संपन्न कौन कौन से हैं? श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, भूमि है। अब श्रम के लिए उसको बेच दिया जाएगा, पारिश्रमिक, वेतन, अगर कोई श्रम करने आ रहा है उद्योग में। पूंजी लग रही है तो पूंजी पर ब्याज मिलेगा, ब्याज का भुगतान भी पैसे में ही होगा। उद्यमी है तो उसको लाभ मिलेगा, किसी ने अपना उद्यम लगाया है। भूमि पर उसको रेंट मिलेगा, लगान मिलेगी। तो ये लगान हो, लाभ हो, ब्याज हो या वेतन हो, किस रूप में दिया जाता है भाई? तो पैसे के रूप में। और ये सभी जब उत्पादन के कार्य होते हैं, सभी चीजें एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, मूल्य कैसा? बाजार मूल्य, मौद्रिक मूल्य। तो वही बात करी, आकस्मिक कार्य में मुद्रा का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय के विवरण में भी योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, साख का आधार। तो कहीं ना कहीं बैंक आपको उधार देते हैं, बैंक क्या देते हैं? उधार। इसी को अगर ऋण, तो बैंक अगर ऋण देंगे तो भी पैसे में ही तो देंगे। तो कहीं ना बैंकों द्वारा एक निश्चित अनुपात में नगद कोष से अपने पास रख करके शेष राशि वह, कुछ पैसा वो रख लेता है, कुछ पैसा वह रख लेता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने पास रख करके बाकी सारी चीजें ग्राहकों को पैसा बांट देता है
और इस प्रकार व्यवसायिक बैंक जो उधार देता है उसी को साख कहते हैं। साख निर्माण करना भी मुद्रा के ही द्वारा होता है और साख निर्माण मुद्रा का आकस्मिक कार्य होता है। फिर है पूंजी का सामान्य रूप प्रदान करना। मुद्रा सबसे तरल साधन है, लिक्विडिटी, लिक्विड के रूप में है और इसे जिस रूप में चाहे बदला जा सकता है। कैसे भाई? वस्तु खरीदने में, बचत करने में, पूंजी रूप में, विनियोग के रूप में। चाहे हम इससे कोई सामान खरीद लें या फिर बचत कर लें और या फिर पूंजी का निर्माण कर लें या वस्तु ले लें, तो ये सारी चीज़ें वस्तुओं के रूप में कलेक्ट कर सकते। पैसा दिया, हमको कोई चीज़ अच्छी लग गई, पैसा दिया, हमने सोने खरीद लिए, गहने खरीद लिए, अगर ज़मीन निकाल दी तो पूंजी के रूप में हमारे पास पैसा आ गया। तो इस रूप में उसने, मुद्रा ने ये कार्य भी संपन्न कर दिए, पूंजी का सामान्य रूप भी प्रदान कर दिया। आई होप आपको मुद्रा के ये प्राथमिक, द्वितीयक और आकस्मिक कार्य समझ में आए होंगे। जहाँ प्राथमिक कार्यों में हमने कहा कि कहीं ना कहीं विनियोग का काम करता है, विनिमय का, और मूल्य का मापन का भी काम करता है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद में हमने कहा द्वितीय कार्य देखें, आकस्मिक कार्यों में राष्ट्रीय आय की बात हो गई। राष्ट्रीय आय के साथ साथ इसको हम हस्तांतरण के रूप में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ साख वाली नियंत्रण भी बात आई। तो ये सारी बातें मुद्रा के कार्य में और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस पर बनने वाले प्रश्न किस किस प्रकार से हैं। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। आज के संबंधित प्रश्न है, निम्न में मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? साख का आधार, विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन के रूप में इनमें से सभी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसका आंसर क्या होने वाला है भाई? तो इसका आंसर होने वाला है डी, क्योंकि ये सभी कार्य हैं। साख भी, बैंक आपको ऋण भी देता है, मूल्य का मापन भी होता है भाई कितने रुपए की कोई वस्तु है, और विनिमय का माध्यम लेन देन भी करते हैं भाई, चाहे हम वस्तु बेचें या वस्तु खरीदें। तो ये मुद्रा के सभी कार्य हैं। किस विद्वान ने कहा मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमती है? तो आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मार्शल साहब ने बात कही कि मुद्रा वह दूरी है जिसको चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमती है, सारे कार्य होते हैं। कोई भी वस्तु मुद्रा का रूप कब धारण करती है? मुद्रा कब बनती है कोई वस्तु? जब सरकार मुहर लगा दे, बिल्कुल सही है। जब कानूनी मान्यता प्राप्त हो, बिल्कुल सही है। और जनता की स्वीकृति भी हो, विश्वास भी हो। चेक और ड्राफ्ट का एग्जाम्पल है, नोट करके हमने लिखाया था, ठीक है। तो इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे सर्वमान्यता के गुण के आधार पर अभाव में मुद्रा नहीं माना गया? अभी हमने नोट करके लिखा है, तभी भी बोले हैं। तो ड्राफ्ट है, चेक है, सर्वमान्यता का गुण ही नहीं है इसमें, इसलिए इसको हम मुद्रा नहीं कह सकते हैं। ऐसा रॉबर्टसन साहब कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। रॉबर्टसन साहब कह रहे हैं, अर्थशास्त्री थे। क्लियर कि इनमें सर्वमान्यता का गुण नहीं है। रिक्शे वाले को हम बैंक या चेक या ड्राफ्ट नहीं दे सकते हैं। क्लियर है। अब आज का जो प्रश्न है, जिसे आप, हमें इंतजार रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। और क्वेश्चन है आज का अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन है मुद्रा के कार्य मुद्रा के कौन कौन से रूप हैं? पत्र मुद्रा, ड्राफ्ट, कार्ड, प्लास्टिक मुद्रा, इनमें से सभी। अब यहां पे आपको मानना है कि कौन कौन से रूप हैं, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।